Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Ronsar Physics. Today we are starting a new topic of the chapter, that is the magnetism and matter. The topic is the properties of diamagnetic materials, paramagnetic materials and ferromagnetic materials. First we will recall the previous lecture video. In previous lecture video we have studied about the magnetizing फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वजह से कोई भी एक मटेरियल, कोई भी एक सबस्टेंस मैग्नेटाइज्ड होता था कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे, उसकी कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती थी, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल, कोई भी सबस्टेंस या फिर कोई भी स्पेसिमेन मैग्नेटाइज्ड होता था. दैट टर्म इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. दैट इंटेंसिटी ऑफ दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम उसको बोल सकते थे दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. Now today we are topping the new topic. That topic is the properties of diamagnetic materials, paramagnetic materials and ferromagnetic materials. First we will understand about the materials, these materials like what is the diamagnetic material, what is the paramagnetic material and what is the mean by that ferromagnetic materials. So first we will understand about the materials, then we will focus on the properties of these materials. Okay, now we are starting our lecture by the diamagnetic materials. First we will study about the diamagnetic material and then its properties. Then we will focus on the topic, that is the paramagnetic materials and its properties, then the ferromagnetic materials and its properties. Okay, now first that is the diamagnetic materials. In the last lecture video we have studied about the atom, कि एटम की जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से होता है. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है और इलेक्ट्रिक करंट बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. इट मीन्स देयर विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट, इट मीन्स दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल. इतना हम लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं और अच्छा होगा कि आप लोग पहले उस लास्ट लेक्चर वीडियो को देख लो. मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे रखा है. देन फोकस ऑन दैट वीडियो. बट थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा हम उसमें से समझ लेते हैं कि एटम किस तरीके से था, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, किस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर रहा था. देखिए जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज अ स्पेसिमैन. ये स्पेसिमैन है, इसके अंदर एटम होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर करंट बन रहा होगा और करंट बन रहा होगा, दैट विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो देयर विल बी सम मैग्नेटिक मूवमेंट. ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था. बट यहाँ पर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स किस तरीके से होते हैं, देखिए कि यहाँ पर जितने भी उस स्पेसिमैन के अंदर एटम्स होंगे और उन एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे कि एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे. फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, देयर इज अ हीलियम एटम. इस हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे, इस तरीके से मोशन कर रहे होंगे. इट मीन्स दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, कि उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है. तो जब मान लो एक एटम था और उस एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर रहा था, इसका मतलब वो एटम है ही नहीं. मीन्स वो एटम तो है लेकिन इट इज़ नॉट अ डाइपोल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर दिया. इट मीन्स इट इज नॉट अ मैग्नेटिक डाइपोल. इसका मतलब उस एटम का तो कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नेट होगा ही नहीं. इसका मतलब उस स्पेसिमेन के अंदर जितने भी हीलियम एटम्स होंगे उनका कोई इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा. और जब इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा, इट मीन्स फॉर दैट स्पेसिमेन द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 0. स्पेसमैन के लिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा. यहाँ से हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर एटम इज 0. नंबर 2, मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर स्पेसिमैन इज 0. क्यों हुआ 0? क्योंकि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर रहे थे. इट मीन्स द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दीज
एटम्स इज 0। नंबर 3 हम यहाँ से लिखने वाले हैं कि यहाँ पर इस स्पेसिमेन के अंदर कोई मैग्नेटिक डाइपोल्स है ही नहीं। भैया मैग्नेटिक डाइपोल तो तब होता ना जब इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर रहे होते। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं बट वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हुआ वो कैंसिल आउट हो गए, तो मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है। इसका मतलब इस स्पेसिमेन के अंदर देयर विल नो मैग्नेटिक डाइपोल, कोई मैग्नेटिक डाइपोल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जहाँ पर एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है और वहाँ पर स्पेसिमेन का भी मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा ही, और वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, एंड द फिनोमिनन इज, भाई जो सबस्टेंस है उनको हम क्या कह रहे हैं, दीज आर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन यहाँ पर जो फिनोमिनन हुआ है इज कॉल्ड द डायमैग्नेटिज्म। द फिनोमिनन इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म एंड सबस्टेंस इज कॉल्ड, या फिर मटेरियल इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि जब भी किसी भी एक रैंडम एटम मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है देन व्हाट विल हैपन, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, व्हेन एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, किसी भी तरीके का मटेरियल हो, जब हम उसको एक्सटर्नल, व्हेन एनी मटेरियल पुट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन। यहाँ से दो चीज़ें होती हैं, दो कंसेप्ट्स होते हैं। देखिए, नंबर 1 इज द मैग्नेटिक dipoles align themselves in the direction of magnetic field, magnetic field की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, दे विल, या फिर हम यहाँ से लिखेंगे given a material put in external magnetic field, the material will produce some induced magnetic field, induced magnetic field क्रिएट करेगा। और इस टॉपिक को, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं दैट इज लेंजीज लॉ। ये वैसे हम इंडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज द चैप्टर नंबर 6, लेकिन हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि लेंजीज लॉ क्या होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमने किसी एक मटेरियल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, जिस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मटेरियल उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज हो जाएगा। मींस ये अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये हो गया ना कि सन ने फादर को मार दिया, मींस फादर ने सन को बनाया था लेकिन सन किल्स फादर, सन ने ही फादर को किल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी वजह से वो खुद मैग्नेटाइज्ड हुआ वो उसी का ही क्या करने वाला है, अपोजिशन करने वाला है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगा इस डायरेक्शन में, मटेरियल था उसने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया, मीन्स अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड कर दिया। तो बेसिकली ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत कम आता है इंट्रोडक्शन में, मीन्स बहुत कम होता है, बहुत कम मैग्नेटाइज्ड फील्ड प्रोड्यूस होता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन बाय एनी मटेरियल, बहुत कम। मीन्स इसको हम मानते हैं ओनली द 2%, मीन्स 98% विल बी देयर द फर्स्ट पॉइंट कि जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वो अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। लेकिन यहाँ से जब हम देख रहे हैं फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में कौन सा पॉइंट लगने वाला है? देखो दोनों तो लगते ही हैं, हर मटेरियल में लगते हैं दोनों पॉइंट्स, कि दोनों फैक्टर्स हर मटेरियल के अंदर इंक्लूड होते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है किसी भी मटेरियल पर। बट ना यहाँ से देखिए
कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर तो मैग्नेटिक डाइपोल्स ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर दिया था। इट मीन्स यहाँ पर तो मैग्नेटिक डाइपोल्स ही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट तो यूजलेस है, फर्स्ट फैक्टर तो यूजलेस है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फैक्टर लगेगा, दैट इज द सेकंड फैक्टर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स factor 2 will be applicable, factor 2 will be applicable as there is no magnetic dipoles। भैया मैग्नेटिक डाइपोल्स है ही नहीं तो किसको अलाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसको अलाइन करेगा अपनी डायरेक्शन में, जब उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स है ही नहीं। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट तो यूजलेस है, सेकंड पॉइंट यूज होगा। तो फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स फैक्टर 2 विल बी एप्लीकेबल एंड देयर इज नो मैग्नेटिक डाइपोल्स। अब देखिए यहाँ से हमने ये स्पेसिमेन लिया था, ठीक है, इसके अंदर कोई डाइपोल्स नहीं थे इसलिए हमने उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। यदि डाइपोल्स होते तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते, क्योंकि हमने ये देख चुके हैं कि हम किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कोई डाइपोल्स नहीं है, हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लगाया एक्सटर्नल। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स थे वो इंड्यूस्ड हो गए, मीन्स सन किल्स फादर। तो यहाँ से जो सिचुएशन बनी वो ये बनी, द इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मूवमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे वो अब एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, बट मैग्नेटिक डाइपोल्स देखोगे, मैग्नेटिक डाइपोल देखोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल तो है ही नहीं। तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल का मूवमेंट होगा वो तो अब भी जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है। लेकिन अभी भी यदि मैं इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूंगा किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर तो अभी भी वो जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो इलेक्ट्रॉन से कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा, दैट विल बी वेरी वेरी लेस, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन। अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। तो यहाँ से होगा क्या कि ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मूवमेंट आर इंड्यूस्ड, so these materials are weakly repelled by एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये बहुत ही वीकली रिपेल्ड होने वाले हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में किया। तो इसका मतलब दीज आर नॉट द सपोर्टर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से जाने देंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपने अंदर से जाने देंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से ये रिपेल्ड हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। लेकिन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो किया है दैट इज इन वेरी लेस अमाउंट, इट मीन्स दे आर वीकली रिपेल्ड, इसलिए वो बहुत ही कम रिपेल्ड होने वाले हैं बाय दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज अबाउट द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और यहाँ पर अब आप देखोगे द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट is also zero with by applying the external magnetic field because there is no magnetic dipole। तो किसको भैया वो एक लाइन में अलाइन करेगा, किसको करेगा, कोई मैग्नेटिक डाइपोल ही नहीं है। तो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है तो अब भी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विल बी जीरो हेयर। तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, दैट इज जीरो। अब यहाँ से हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। द प्रॉपर्टीज of diamagnetic materials। Number 1 property, there is no magnetic dipole, no magnetic dipole, कोई मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होता। अब भैया जब मैग्नेटिक डाइपोल है ही नहीं तो देयर विल बी नो मैग्नेटिक मूवमेंट,
no magnetic moment, it means the net magnetic moment is 0. मैं यहाँ से लिख देता हूँ द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू 0 फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, अब यहाँ से देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था I इज इक्वल टू चाई एच. क्या मतलब होता था? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वजह से मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी मटेरियल के अंदर. बट यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इट मीन्स आई इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच. एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगी इस डायरेक्शन के अंदर, बट द मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ इस डायरेक्शन के अंदर. दैट इज द नेगेटिव एक्सिस, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन फॉर आई. इट मीन्स यहाँ से हम लिखने वाले हैं दैट आई इज इक्वल टू माइनस चाई एच. इट मीन्स फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स chi, that is the magnetic susceptibility, that is the magnetic susceptibility is equal to negative and very small. अब स्मॉल क्यों होगा? देखिए, मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना बहुत ज़्यादा लगा दी. देखिए, हमने एच लगाया यहाँ से 10 टू द पावर 3 ऑर्डर का, 3 यूनिट का. ठीक है, इतने यूनिट का आना हमने यहाँ से वो लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. अब बट मैग्नेटाइजेशन तो बहुत कम यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है. अब देखिए, यहाँ से आई को बहुत कम आना है, इसका मतलब 10 टू द पावर 3 को कम होना पड़ेगा. इसका मतलब क्या होगा? चाई है इसके मल्टीप्लिकेशन में, मीन्स चाई को बहुत कम होना पड़ेगा. वैसे जनरली इसकी वैल्यू होती है फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स दैट इज इक्वल टू माइनस 10 टू द पावर -3 टू 10 to the power -9. This is the value for chi, that is the magnetic susceptibility. And यहाँ पे हम रखें that is the -10 to the power -3 multiply by 10 to the power 3 that is -1. I is equal to -1 that is ampere per meter. तो इतना यहाँ से -1 यूनिट का मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हुआ एंड इन दी अपोजिट डायरेक्शन. और बहुत कम होता अब ये, क्योंकि हमने बताया था द फैक्टर 2 इज़ वेरी वेरी लेस इन एनी सिचुएशन फॉर एनी मटेरियल. होगा तो सही, लेकिन बहुत कम होगा. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ही नहीं हो रहा था, तो हमने फर्स्ट नहीं हो रहा था तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तो 0 आने वाला था, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल्स एक लाइन में नहीं हो रहे थे. बट 2 यहाँ से इंक्लूड होगा और उसकी वजह से 2% ही था, तो उसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. एंड फॉर एन एग्जांपल, इफ वी आर कंसिडरिंग 10 टू द पावर 3 यूनिट्स द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, फॉर दैट द मैग्नेटाइजेशन इज, यानी कि मैग्नेटाइजेशन वैक्टर इज दैट इज द -1 एम्पियर पर मीटर, मीन्स -1 यूनिटी, एंड दैट इज द वेरी लेस अमाउंट. ओके, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. बट यहाँ से हमने जो चाई एम निकाला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बट देयर इज एक्सेप्शंस फॉर सुपर कंडक्टर्स. द वैल्यू ऑफ चाई एम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3. यहाँ से कितनी होती है? 10 टू द पावर 3, सॉरी 10 टू द पावर 3 नहीं होती, वो तो उसके लिए होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए. यहाँ से होती है दैट इज़ द -1. चाई एम की वैल्यू कितनी होती है? -1. अब यदि हम देखो चाई एम की वैल्यू -1 लिखें यहाँ से, तो कितना आएगा? -1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3. आई इज इक्वल टू -10 टू द पावर 3 यूनिट. तो इसका मतलब क्या है कि -10 टू द पावर 3 यूनिट इज़ वेरी ग्रेट दैन दी -1. क्लियर आगे होगी बात समझ में. तो यहाँ से हमें पता है कि फॉर सुपर कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ चाई एम इज ग्रेटर, दैट इज़ द एक्सेप्शन, बट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स चाई एम इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट विल बी नेगेटिव फॉर क्रिएटिंग द मैग्नेटाइजेशन वैक्टर वेरी स्मॉल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. एंड यहाँ से नंबर 4 हम निकालते हैं, दैट इज़ द म्यू आर, दैट इज़ द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. देखिए, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था इन टर्म्स ऑफ चाई एम? तो वो होता था दैट इज़ 1 प्लस चाई एम. हमने लिखाना था लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज़ द म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम. कैसे निकाला था वो भी हम देख लेते हैं. देखिए, हमारे पास था म्यू एम इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम एंड मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट. तो हमने क्या किया था कि म्यू आर होता है दैट इज़ द म्यू एम डिवाइड बाई म्यू नॉट, दैट इज़ 1 प्लस चाई एम
मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट, एंड म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। अब देखिए फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स चाई एम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है एंड इट वेरी स्मॉल है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू है, बहुत स्मॉल भी है। अब यहाँ से जब म्यू आर की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो 1 में ऐड करिए, 1 में ऐड करिए नेगेटिव वैल्यू, एंड दैट नेगेटिव वैल्यू इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज वेरी कंपेरेबल टू 1, मीन्स बहुत क्लोज होगी 1 के, क्योंकि 1 में से बहुत कम स्मॉल नंबर माइनस होने वाला है, सब्ट्रैक्ट होने वाला है। इसका मतलब म्यू आर की वैल्यू वेरी वेरी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, या फिर हम लिख सकते हैं म्यू आर इज लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स 1 के बहुत ही करीब होती है, क्योंकि देखिए 1 प्लस चाई एम एंड चाई एम वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव, इट मीन्स द म्यू आर वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू 1 फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज द नाइट्रोजन एटम। फॉर नाइट्रोजन एटम द एटॉमिक नंबर इज 11, एंड जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, 6, 8, 10 एंड दैट इज द 11। अब जिस तरीके से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर रहे थे, क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 6 होंगे वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट करेंगे, बट यहाँ पर दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट करने के लिए तो कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा और वो कैंसिल आउट भी नहीं होगा। इट मीन्स देयर इज द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दैट एटम, दैट इज द सोडियम एटम। इसका मतलब उस सोडियम एटम का यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और यदि उस सोडियम एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट है, इट मीन्स दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल, कि ये सोडियम एटम क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इट मीन्स देयर विल बी सम मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दैट एटम, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। क्लियर आ गई होगी बात आपको समझ में? तो इट मीन्स द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैज़ मैग्नेटिक डाइपोल्स, इनके अंदर जो है मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे। इसका मतलब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज दिस इज अ स्पेसमैन, दिस इज अ सबस्टेंस, तो इसके अंदर रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट्स, बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं जो हैं वो इस तरीके से ओरिएंट कर रहे होंगे, और उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स भी इसी तरीके से ओरिएंट कर रहे होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल जिस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक डाइपोल को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, मान लो दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी तो यही होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बोलो या मैग्नेटिक डाइपोल्स बोलो, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक डाइपोल्स बोल रहे हैं कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे होंगे, बिकॉज उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे होंगे। क्या रीजन है इसका कि डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे होंगे? हम जानते हैं दैट इज द थर्मल एजिटेशन। ओके, तो यहाँ से जब मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूंगा फॉर दैट स्पेसिमेन, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दैट स्पेसिमेन, तो अभी भी वो नॉन जीरो नहीं बल्कि जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल्स हैं उन्हीं के सभी के मैग्नेटिक मूवमेंट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे हैं। इसका मतलब एक एटम दूसरे एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दैट स्पेसिमेन विल आल्सो बी जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए कि हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अब इसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो देखिए यहाँ से होगा क्या, दिस इज द स्पेसिमेन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से बहुत हद तक जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, मीन्स आउट ऑफ 100 मैं बोलूँ तो 90, वो अब मैग्नेटिक डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, बट कुछ रह जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाएंगे, और उसका रीज़न हम जानते हैं। द रीज़न इज
द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द टेम्परेचर इफेक्ट। कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करे। तो हमें इसका मतलब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड टेम्परेचर इसको इफेक्ट कर ही रहा होगा, जिसकी वजह से अभी भी कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए किस तरीके से डाइपोल्स का ओरिएंटेशन यहाँ पर होगा। तो 90 आउट ऑफ 100 आर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट सम आर नॉट लाइक दिस, कि कुछ नहीं हो पाए हैं बट काफ़ी हद तक मैग्नेटिक डाइपोल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो चुके हैं। तो यहाँ से जब मैं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूंगा पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि अब तो 90 हो चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन, तो इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दैट स्पेसिमेन इज नॉट जीरो। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखिए हमने वहाँ से दो फैक्टर्स पढ़े थे। एक फैक्टर के अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक डाइपोल्स को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइन होना था, एंड सेकंड फैक्टर क्या था, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे क्रिएट होना था, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन भी आना था, लेकिन वो बहुत कम होता था, बहुत ही कम। तो 98% तो फर्स्ट फैक्टर हो रहा था, तो यहाँ पर वो फर्स्ट फैक्टर होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर डाइपोल्स हैं, वहाँ डाइपोल्स नहीं थे, इसलिए फर्स्ट फैक्टर यूजलेस हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो मैग्नेटिक डाइपोल्स है ना, तो यहाँ पर तो वो फर्स्ट फैक्टर तो यूज होगा, फर्स्ट फैक्टर अप्लाई होगा, और फर्स्ट फैक्टर अप्लाई होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दैट स्पेसिमेन इज नॉन जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ magnetic dipoles, there will be net magnetic moment is non-zero। क्लियर हो गई बात? तो दी मटेरियल्स जो इस तरीके से बिहेव करते हैं, दीज आर कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ अब यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। देखिए नंबर 1, देयर आर मैग्नेटिक डाइपोल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई। अब डाइपोल्स होते हैं तो यहाँ पर जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं अप्लाइड ऑन द मटेरियल, देन द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट स्पेसिमेन इज नॉन जीरो। ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा बट नॉन जीरो यहाँ से नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, देखिए यहाँ से अब हम इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है I इज इक्वल टू चाई एम इंटू एच। अब देखिए कि जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो एक ही लाइन में अलाइन हो गए थे, इसका मतलब जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्रिएट होगा उस स्पेसिमेन के अंदर, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव। वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्लियर है? एंड इट इज़ वेरी हाई, नहीं इतनी हाई नहीं होगी बट हाँ हाई होगी, बट एज कंपेरिजन टू द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इट इज़ नॉट वेरी हाई, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज़ वेरी वेरी हाई, बट यहाँ पर भी हाई होगी बट एज कंपेरिजन टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दैट विल बी लेस। तो हम यहाँ से लिखेंगे लेस एज कंपेरिजन टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, it will be plus 10 to the power minus 3 to plus 10 to the power minus 6. It means it is positive but very less, not much greater than the ferromagnetic materials. कम है, बहुत कम है, but diamagnetic materials से तो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्लस आ गया सिंबल। ओके, एंड यहाँ से यदि हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी दैट इज़ दी 1 प्लस चाई एम
अब यहाँ से यदि हम chi m की वैल्यू रखें दैट इज़ द प्लस 10 to the power -3, मीन्स हम 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, एक में कुछ ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो ऐड कर रहे हैं दैट टर्म इज वेरी वेरी लेस। इट मीन्स यहाँ से जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू होगी फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इट इज़ वेरी कंपेरेबल टू 1, मीन्स 1 के बराबर तो खैर नहीं होगी बट 1 से बहुत ही कम ग्रेटर होगी। मीन्स हम बोले तो 1.0012 1.0095 मीन्स 1 से तो ग्रेटर है बट 1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर नहीं है। क्लियर, अगली बात समझ में। तो यहाँ से जब हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी कंपेरेबल टू 1 बट म्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल 1, मतलब इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 मीन्स 1.0095, तो 1 के बराबर ही है 1.0095 बट ग्रेटर भी है। दैट इज़ द वेरी लेस इन अमाउंट, मीन्स ग्रेटर तो है बट बहुत कम ग्रेटर है। क्लियर, आ गई होगी बात समझ में। दिस इज द वैल्यू फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दैट वैल्यू इज म्यू आर इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 लाइक 1.0095। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5 कि यदि हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें दैट इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तो व्हाट विल हैपन। देखिए जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर तो वो तो नेट जो मैग्नेटाइज्ड क्रिएट कर रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा था, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का तो अपोजिशन नहीं कर सकता, इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भाग रहा था। बट यहाँ पर तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका मतलब तो ये होगा ना कि वो सपोर्टर है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को नेगलेक्ट करेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करेगा, तो वो किस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, इन दी डायरेक्शन मीन्स इन दी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट इज़ द सपोर्टर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसी की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं उस स्पेसिमेन के अंदर के मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड it goes from weak magnetic field to strong magnetic field। क्लियर, आगे बात समझ में कि यहाँ वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, दैट इज अ सबस्टांस। नाउ द पॉइंट नंबर 6। अब देखिए कि जो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जब हम इनको टेम्परेचर से इफेक्ट करें तो क्या इन पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान के चलो हमने टेम्परेचर को लेस करते चले गए, तो लेस करेंगे तो क्या होगा, यदि मान लो वो पहले 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड से सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही लाइन में अलाइन नहीं हो रहे थे, हमने टेम्परेचर को कम करते चले गए, बहुत कम कर दिया, तो क्या होगा, अब 10 टेस्ला के ही मैग्नेटिक फील्ड से सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल आ सकते हैं एक ही लाइन में। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर की कितनी वैल्यू होगी कि जब कोई भी मटेरियल अब जितना उसने मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर दिया, मीन्स कि सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही लाइन में अलाइन हो गए, तो नेट मैग्नेटाइजेशन उसने इतना क्रिएट कर दिया, तो अब इसके बाद उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब यदि तुम इससे ज़्यादा कम टेम्परेचर को डाउन करोगे तो सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स तो एक ही लाइन में हो चुके हैं, अब कौन सा मैग्नेटिक डाइपोल एक ही लाइन में आएगा। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल ने नेट मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर दिया कि अब इससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ सकता, दैट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर, और इसी को हम कहते हैं दैट इज़ द क्यूरीज लॉ। देखिए यहाँ से जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, और द टेम्परेचर इन दी केल्विन में होगा टेम्परेचर। तो यहाँ से बेसिकली हमारा जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है इज इक्वल टू CB0 डिवाइड बाई T, एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन टेस्ला। यहाँ से C होता है दैट इज़ दी क्यूरीज कांस्टेंट। अब हम यहाँ से क्यूरीज लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ दी क्यूरीज कांस्टेंट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर से दोनों से ये मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो रहा है। हमने क्या किया, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कि दिस इज़ द स्पेसिमेन,
स्पेसिमेन है, यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही लाइन में अलाइन हो चुके हैं, बट कुछ रह चुके हैं, कुछ रह गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ कि जिससे और मैग्नेटिक डाइपोल्स उसी लाइन में अलाइन हो जाएं, या फिर टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दीजिए, क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से ही तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं आ पाए। तो या तो टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दीजिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए, दो ही ऑप्शन है। अब हमने क्या किया, यहाँ से ना हम टेम्परेचर को लोअर करते चले गए, लोअर डाउन करते चले गए। अब लोअर डाउन करते चले जाएंगे और सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने शुरू हो जाएंगे। अब मान लो कि हमारा यहाँ से एक टेम्परेचर था, दैट इज़ द टीसी, मीन्स टेम्परेचर हो गया टीसी के बराबर, दैट इज़ द क्यूरीज टेम्परेचर। तो यहाँ से टेम्परेचर टीसी के बराबर हो गया। अब उस टीसी पर हमने देखा कि सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। तो भैया जब उस टेम्परेचर पर सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही लाइन में अलाइन हो गए, तो अब तुम और कितना भी टेम्परेचर लोअर डाउन कर लो, क्या कोई मैग्नेटिक डाइपोल्स उस लाइन में अलाइन होगा? सारे तो हुए, अब कौन सा बचा है? सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स उसी लाइन में अलाइन हो गए। तो अब कौन से मैग्नेटिक डाइपोल को करोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन टेम्परेचर को घटा करके? तो इट मीन्स जिस टेम्परेचर पर सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, दैट इज द क्यूरीज टेम्परेचर। उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज द क्यूरीज टेम्परेचर। और यही क्या कहलाता है? दैट इज द क्यूरीज लॉ, कि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर को घटाने से मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है। दैट इज द क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज लॉ। एंड जिस क्यूरी टेम्परेचर के बाद यदि हम टेम्परेचर को लोअर डाउन करें तो वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम इसको ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की हम बोल सकते हैं कि ये उनका डिसएडवांटेजेस है, मीन्स लिमिटेशन है। क्यूरीज लॉ की और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एक लिमिटेशन है कि इस टेम्परेचर के बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट अकॉर्डिंग टू द क्यूरीज लॉ द मैग्नेटाइजेशन is decreases if the temperature is increases, and if the magnetic field is increases then the magnetization is also increases। बट जिस टेम्परेचर पर सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही लाइन में अलाइन हो गए तो वहाँ के बाद हम स्पेसिमेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज़ द लिमिटेशन फॉर द क्यूरीज लॉ, या फिर हम बोलें फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ से ये जो हमने लिखा है दैट इज़ क्यूरीज लॉ। तो क्यूरीज लॉ जो है वो ओनली एप्लीकेबल है जब तक हमारा T इक्वल है TC, दैट इज़ द क्यूरीज टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर फॉर दैट मटेरियल क्यूरी टेम्परेचर के बराबर है, जब तक वो क्यूरी लॉ को फॉलो करेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और जैसे ही टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ग्रेटर हो जाएगा, देन क्यूरीज लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्यूरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7 इज, देखिए अब यहाँ से हमने देखा कि I इज इक्वल टू सी बी नॉट डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से हम बी नॉट की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज म्यू नॉट एच, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। तो इन दो इक्वेशंस का यूज करने के बाद हम इनको इसमें रख दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच आई की जगह पे हमने प्लेस किया, एंड दैट इज इक्वल टू सी बी नॉट की जगह पे क्या यूज करोगे? दैट इज म्यू नॉट एच डिवाइड बाई टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन। यहाँ से एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी इंटू एच डिवाइड बाई टी। तो देखिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैग्नेटिक मटेरियल।